हेलो बच्चों, मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं माइंड मैप सीरीज में। आज हम लोग करने वाले हैं अपना ऑल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर का एक क्विक रिवीजन। इसमें हम लोग अपने पूरे लेक्चर की बात करें तो हमारे पास पूरा जो भी चैप्टर है ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसमें हमारे पास फेजर्स भी है, आर सर्किट, एल सर्किट, आरएल सर्किट, आरएलसी सर्किट, आरसी सर्किट, ये सारे देखेंगे। मीन वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, हम लोग ये सारी चीजें देखेंगे। रेजोनेंस के बारे में, क्वालिटी फैक्टर के बारे में, सिलेक्टिविटी, बैंडविड्थ, पावर और उसके साथ एलसी ऑसिलेशंस जो हमारे पास होता है उसके बारे में भी देखेंगे। तो चलिए बेटा, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारे पास आज का टॉपिक्स टू बी कवर्ड है मीन एंड आरएमएस वैल्यू, आर एल सी, आर एल, आर सी, आर एल सी सर्किट, रेजोनेंस एंड क्वालिटी फैक्टर, पावर इन एसी एंड एलसी ऑसिलेशन। तो चलिए बेटा, करते हैं लेक्चर की शुरुआत। ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर की जब हमने शुरुआत करी थी तो मैंने कहा था कि देयर आर टू टाइप ऑफ करंट, वन इज कॉल्ड डीसी करंट एंड वन इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट, राइट। डीसी करंट की अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा करंट जिसका ना ही मैग्नीट्यूड ना ही डायरेक्शन कभी चेंज होता है समय के साथ, वो होता है हमारे पास डीसी करंट। जनरली करंट फ्रॉम बैटरीज अगर आप बात करें तो बेसिकली डीसी करंट होते हैं, या फिर आप सेल का भी एग्जांपल ले सकते हैं। लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट हमारे पास ऐसे करंट होते हैं जो टाइम के साथ हमारे पास वेरी करते हैं। अब वेरी करना हमारे पास किस सेंस में है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो भी चेंज होनी चाहिए, और जो हमारे पास अगर डायरेक्शन है वो भी चेंज होनी चाहिए। मींस अगर करंट मान लीजिए 0 है तो 0 से बढ़ते बढ़ते 2 तक जाए, 2 से घटते घटते 0 पर आए, फिर 0 से घटते घटते नेगेटिव डायरेक्शन में आप बोले बढ़ते बढ़ते -2 तक जाए, फिर -2 से 0 तक आए। तो ये जो मैक्सिमम गया है दैट इज द एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड आपका कांस्टेंट होना चाहिए हमेशा। और ऑल्टरनेट हाफ साइकिल इज पॉजिटिव एंड हाफ इज नेगेटिव। कुछ देर तक ये पॉजिटिव रहे, कुछ देर तक ये नेगेटिव रहे। हमारे पास टाइम पीरियड बेसिकली यहां पर फिक्स हो, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि हमारे पास जितने टाइम के लिए पॉजिटिव था उससे कम टाइम या उससे ज्यादा टाइम के लिए ये नेगेटिव है, ऐसा नहीं। एक फिक्स टाइम पीरियड में हमारे पास चले तो वो हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट है। द ऑल्टरनेटिंग करंट कॉन्टिन्यूसली वेरी विद मैग्नीट्यूड एंड पीरियोडिकली रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन। उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों समय के साथ चेंज होता रहे, दैट इज अवर ऑल्टरनेटिंग करंट। अब बात यह है कि ऑल्टरनेटिंग करंट कितने टाइप के थे। तो आप यहां पे कह सकते हैं कि साइनोसाइडल एसी, जिसमें साइनोसाइडल फंक्शंस हैं। हमारे सिलेबस में साइनोसाइडल फंक्शंस ही हैं, जैसे I = I0 sin ओमेगा टी, या फिर I = I0 cos ओमेगा टी, +-5 आप जो लेना चाहें ले सकते हैं। अब हमारे पास ट्राइंगुलर एसी होता है, जहां पर हमारे पास वेव साइनोसाइडल ना होके एक ट्राइंगल्स के फॉर्म में होती है। स्क्वायर वेव एसी होता है, जहां पर हमारे पास स्क्वायर के फॉर्म में होती है। और सॉ टूथ हमारे पास होती है, जो आरी के दांत जैसे होते हैं वैसी रहती है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास सिलेबस में, सीबीएसई के सिलेबस में ये है, लेकिन आपसे कोई सा भी केस पूछा जा सकता है। क्लास में हम लोगों ने सारे केसेस के बारे में कुछ ना कुछ देखा है। अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास एसी करंट नहीं है। रीजन बीइंग क्योंकि यहां पर करंट कभी भी नेगेटिव नहीं हो रहा है, राइट। नेगेटिव मींस उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है, तो इसलिए ये एसी करंट हमारे पास नहीं है। यहां पर हमारे पास एम्पलीट्यूड भी वेरी कर रहा है, और दूसरी बात ये हमारे पास टाइम पीरियड, यहां का टाइम अलग है, यहां का अलग है, यहां का अलग है, तो हमारे पास टाइम पीरियड भी कांस्टेंट नहीं है, तो ये एसी नहीं है। दिस इज योर मिक्सचर ऑफ एसी एंड डीसी। दिस इज A+- ऐसे आप लिख सकते हैं, A+B sin ओमेगा टी। तो अगर आप देखें तो यहां पर एक डीसी कंपोनेंट है, इसको हम पार्शियल एसी या पार्शियल डीसी भी कहते हैं। और हमारे पास साइनोसाइडल फंक्शन है जो इस टाइप से B sin ओमेगा टी के साथ चल रहा है, या cos ओमेगा टी का भी फंक्शन हमारे पास हो सकता है। मैथ्स में आपने ग्राफ बनाए होंगे कि साइनोसाइडल फंक्शन बनाया, उसका एम्पलीट्यूड B रखा, +A करा, तो ये शिफ्टेड हमारे पास ग्राफ बेसिकली बन जाता है। अब बात आता है कि हम लोग एसी करंट को बनाते कैसे हैं। तो वहां पर हमारे पास कंसेप्ट आता है एसी जनरेटर का। एसी जनरेटर की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास एक आर्मेचर होता है और 2 हमारे पास परमानेंट मैग्नेट बेसिकली होते हैं। यहां पर हमारे पास फैराडेज लॉ का ही कंसेप्ट यूज होता है। मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब ये मैकेनिकल एनर्जी आपके किसी भी सोर्स से आ सकती है। हो सकता है आपने मोटर, जैसे आपने शादियों के बाहर जनरेटर देखा होगा, तो पहले वो हाथ से चलाते हैं, जैसे ठक 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 आवाज आती है वो स्टार्ट होता है, तो वो बिजली के साथ उसके साथ एक मोटर अटैच होता है। वो मोटर क्या करता है, उसी बिजली का एक फ्रेगमेंट या एक छोटा सा सेक्शन लेके मोटर उसको कॉन्स्टेंटली रन करता रहता है, और वहां से आपकी बिजली स्टार्ट हो जाती है।
अब जरा यहां पर ध्यान से समझना कि हमारे पास ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है फैराडेज लॉ के हिसाब से कि कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस देयर विल बी एन ईएमएफ इंड्यूस। ठीक है, तो हाइडल पावर स्टेशंस में इस कॉइल को घुमाने के लिए पानी का पोटेंशियल एनर्जी यूज किया जाता है, विंड पावर स्टेशंस में इसको कॉइल को घुमाने के लिए विंड की एनर्जी को यूज किया जाता है, थर्मल पावर स्टेशंस में अगर आप बात करें तो स्टीम की काइनेटिक एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है इस कॉइल को रोटेट कराने के लिए। तो बेसिक कंसेप्ट हम लोग यहां पर बात करेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास यहां पर स्लिप रिंग्स होती हैं। जैसे ये कॉइल हमारे पास घूमती है तो ये कॉन्स्टेंटली एक पॉइंट को टच करती है और ये कॉइल का दूसरा एंड इस वाले हमारे पास स्लिप रिंग को टच करता है, तो हमेशा एक एसी हमारे पास वोल्टेज डेवलप होता है। तो आपसे अगर कभी वर्किंग पूछी जाए तो आपका फैराडेज लॉ का कंसेप्ट है ईएमएफ विल बी d∅dt व्हेन कॉइल रोटेट। अब जरा देखना, जब भी कॉइल, क्योंकि कॉइल का एक एरिया है तो एरिया वेक्टर रहेगा। जैसी कॉइल, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है, जैसी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी और कॉइल का एरिया ऐसे है, जैसी कॉइल घूमेगी तो हमारे पास एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल वेरी करेगा, फ्लक्स वेरी करेगा, तो ईएमएफ हमारे पास इंड्यूस हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या माना था कि मान लीजिए n नंबर ऑफ लूप्स हैं और मैग्नेटिक फील्ड और एरिया सेम डायरेक्शन में है इनिशियली, राइट, और थीटा की वैल्यू 0 थी। जैसे ही हमारे पास ये कॉइल रोटेट करना स्टार्ट करेगा तो हमारे पास थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा टी हमारे पास हो जाएगा। तो किसी भी टाइम का फ्लक्स लिखेंगे तो बी ए कॉस थीटा लिखेंगे, थीटा की वैल्यू ओमेगा टी है तो ये टाइम का फंक्शन बन गया। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो हमारे पास d∅dt अगर आप बात करेंगे तो ये हमारे पास एन बी हमारे पास, अच्छा नहीं, टोटल फ्लक्स पहले नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करा है तो टोटल फ्लक्स एन बी ए कॉस ओमेगा टी, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कॉस का हमारे पास साइन बन जाएगा, मैग्नीट्यूड की बात करें, और ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो ये पूरा टर्म हमारे पास ई नॉट एम्पलीट्यूड बन जाता है। तो यहां पर हमारे पास एक साइनोसाइडल फंक्शन बेसिकली आता है। तो याद रखिएगा कि जो हमारे पास ई नॉट एम्पलीट्यूड है वो नंबर ऑफ टर्न्स एन बी ए ओमेगा इन सारे पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। अब बात आती है कि हमारे पास जो ये करंट है वो समय के साथ वेरी कर रहा है, तो हम लोग इसकी एवरेज वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज को निकालते हैं। अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे, ठीक है, अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो हम लोगों ने यहां पर लिखा हुआ है कि किसी भी फंक्शन का, मैंने आपको मैथमेटिकली किसी भी फंक्शन का एवरेज वैल्यू निकालना सिखाया था। तो उसमें क्या करते हैं, जो भी फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करिए t1 से t2, जितने भी टाइम इंटरवल या जिस भी वेरिएबल के आप उसकी एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो इंटीग्रेशन t1 से t2 f dt अपॉन t2 माइनस t1 ये आपका एवरेज वैल्यू है। और रूट मीन स्क्वायर इज अंडर रूट में आरएमएस की वैल्यू की अगर आप बात करें, अंडर रूट में मीन स्क्वायर है, मीन मतलब ये मीन फंक्शन है, तो स्क्वायर का मीन लेना है, तो यहां पर आपका फंक्शन f की जगह f स्क्वायर हो जाएगा और सारी चीजें आपकी सिमिलर ही रहेंगी। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू होता क्या है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ऐसा कांस्टेंट करंट, जरा ध्यान से समझिएगा, हमारे पास करंट या वोल्टेज बेसिकली समय के साथ वेरी कर रहा है, तो एक एवरेज वैल्यू क्या होती है, ऐसा कांस्टेंट करंट जो बेसिकली सेम अमाउंट ऑफ चार्ज को सप्लाई करे इन सर्किट इन सेम टाइम, वो कांस्टेंट करंट इज कॉल्ड एवरेज वैल्यू। सर ऐसा गंदा सा स्टेटमेंट क्यों दिया, क्योंकि जब आप आई एवरेज के लिए जब करंट का चार्ज को इक्वेट करेंगे एक एसी सर्किट का और एक डीसी सर्किट का, तो जैसे आप चार्ज को इक्वेट करेंगे तो आपका जो ये फंक्शन है आई डी टी, ठीक है, आपका जो यहां पर फंक्शन आता है आई डी टी, ठीक है, आई डी टी फ्रॉम T1 से T2, ठीक है, लगता है ऑपरेटर साहब बिल्कुल मस्त, ठीक है, फ्रॉम T1 से T2 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है, इस टाइप से हमारे पास फंक्शन आ जाता है। तो इसीलिए हम लोग जब चार्जेस को इक्वेट करते हैं तो एवरेज फंक्शन हमारे पास मिलता है जो मैथमेटिकली रिलेट कर पाते हैं। अब बात आती है आरएमएस वैल्यू, इसको हम लोग इफेक्टिव वैल्यू भी देते हैं। कभी भी अगर आपके एसी सर्किट है उसमें कभी भी बोला जाए 20 वोल्ट है, अनटिल अनलेस बोला जाए पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ या पीक वैल्यू ऑफ करंट, वर्ड यूज नहीं किया रहा तब तक आप उसको आई नॉट नहीं मानेंगे, क्योंकि एसी करंट में हमेशा करंट वेरी कर रहा है, वोल्टेज वेरी कर रहा है। कभी भी आपको दिया जाए कि 220 वोल्ट एसी है तो समझ जाना 220 वोल्ट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, राइट। तो बेसिकली इट इज द इफेक्टिव वैल्यू। अब इसको कैसे निकालते हैं, एक ऐसा कांस्टेंट डीसी करंट, एक ऐसा कांस्टेंट डीसी करंट जो हो जो सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करे इन एसी एज वेल एज इन डीसी, ठीक है, मतलब समझ रहे हो मैंने क्या बोला, एक ऐसा कांस्टेंट डीसी करंट जो सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करे ऑल्टरनेटिंग करंट के सर्किट में, एसी सर्किट में, एज इक्वल टू डीसी सर्किट। तो जब आप इसको
लेक्चर को दोबारा देखेंगे अगर आपको स्टेटमेंट में डाउट है तो आराम से मैंने समझाया है। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम एस अंडर रूट में आई ऑफ मीन स्क्वायर हमारे पास आता है। मीन स्क्वायर इज नथिंग बट आई स्क्वायर डी टी, हमारे पास आई स्क्वायर डी टी T1 से T2 अपॉन T2 माइनस T1, इस फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन ऑन एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू के ऊपर कुछ क्वेश्चन करे थे। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहां पर एक ट्रायंगुलर वेव एसी है, कुछ टाइम तक ये पॉजिटिव है, कुछ टाइम तक ये नेगेटिव है। अगर आपको एवरेज वैल्यू चाहिए तो बेसिकली एवरेज वैल्यू होगा टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम। आप इंटीग्रेशन से भी जा सकते हैं, ध्यान से समझिए, आप इंटीग्रेशन से भी जा सकते हैं, लेकिन जहां पर आपका इंटीग्रेशन एरिया बता रहा है और आप आसानी से निकाल सकते हैं, तो ये हमारे लिए चालाकी वाली बात होगी कि हम डायरेक्टली एरिया की बात करें। जब हमारे पास साइनोसाइडल फंक्शन है, इसका एरिया आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट या फिर आपका लेंथ इंटू ब्रेथ से नहीं निकाल सकते, तो यहां पर आपको इंटीग्रेशन करना आपकी मजबूरी बन जाएगी। ठीक है, तो जब आपके लिए एरिया निकालना आसान हो तो आप क्या करें, एवरेज करंट इन 4 सेकेंड, तो बेसिकली ये वाला एरिया चाहिए, हाफ इंटू बेस हमारे पास इंटू हाइट हमारे पास डिवाइड बाय टाइम, तो ये एवरेज हो गया। मींस अगर आप देखें तो 8 एम्पियर हमारे पास यहां पर क्या हो रहा है, ठीक है, 8 नहीं, यहां पर आएगा 4 और 4 कट जाएगा, 2 एम्पियर हमारे पास। ठीक है, हमारे पास अगर देखा जाए तो ये हमारे पास 2 एम्पियर एक ऐसा एवरेज करंट होगा, एक ऐसा एवरेज करंट होगा कि जितना इसका एरिया है उतना ही इसका भी एरिया बेसिकली मैच कर जाए। अगर आपको कोई बोले एवरेज करंट इन 8 सेकेंड्स, तो बेसिकली टोटल एरिया निकालना है, तो ऊपर वाला एरिया आपका पॉजिटिव है और नीचे वाला एरिया आपका बेसिकली नेगेटिव है, तो टोटल एरिया आपका 0 हो जाएगा, एवरेज करंट इज 0। जहां पर आप ऐसे कर सकें डायरेक्टली एरिया से, तो आप डेफिनेटली डायरेक्टली एरिया से जाइएगा, अदरवाइज आपको इंटीग्रेशन करना चाहिए। अब आते हैं इस वाले पे, क्योंकि ये हमारे लिए सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो अगर आपको आई एवरेज की वैल्यू बेसिकली चाहिए तो आपको फंक्शन को इंटीग्रेट करना है 0 से t/2, मान लीजिए यहां पर है। एवरेज वैल्यू आप हमेशा हाफ साइकिल या फुल साइकिल दोनों के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 0 से t/2 हमारे पास t/2 माइनस 0 आई नॉट साइन ओमेगा टी। जैसे ही आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे कॉस में जाएगा अपॉन ओमेगा, सॉल्व करने के बाद अपर लिमिट माइनस 2 आई नॉट बाय पाई आती है। फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए ये वैल्यू आती है 2 आई नॉट बाय पाई, सेकेंड हाफ साइकिल के लिए माइनस 2 आई नॉट बाय पाई, 0.637 आई नॉट। मींस यहां पर एक कांस्टेंट करंट आता है 0.637 आई नॉट और फिर आता है माइनस 0.637 आई नॉट। ठीक है, तो हाफ साइकिल के लिए आपको यह बात पता होनी चाहिए कि 2 आई नॉट बाय पाई, और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए वैल्यू आपकी माइनस 2 आई नॉट बाय पाई बेसिकली हो जाती है। कंप्लीट साइकिल में ये वाली वैल्यू आपकी एवरेज वैल्यू 0 आती है। इसीलिए हम लोग कहीं ना कहीं एवरेज वैल्यू को अपना मेन फंक्शन नहीं ले रहे थे। रीजन बीइंग क्योंकि ये बता रहा है कि पूरे साइकिल में कोई करंट नहीं फ्लो हुआ है, लेकिन एक्चुअली में हमारे पास कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट काम करता है तो बेसिकली पावर से हमें पता लगता है कि वो हमें पावर दे रहा है या नहीं दे रहा है। पावर में बेसिकली वर्क डन की बात है, वर्क डन बेसिकली हीट की बात है, तो हमारे पास कहीं ना कहीं एवरेज करंट हमें एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दे रहा होता है एक ऑल्टरनेटिंग करंट की। इसीलिए हम लोगों को जाना पड़ता है आई आरएमएस में। तो अगर आपको आई जैसे फंक्शन है आई नॉट साइन ओमेगा टी, याद रखना कि आरएमएस वैल्यू, ये सीबीएसई के लिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएमएस वैल्यू जनरली हाफ एंड फुल दोनों के लिए आप निकाल सकते हैं, कोई इसमें पंगे वाली बात नहीं है। ठीक है, तो 0 से t/2 आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, इसका स्क्वायर कर लेना, क्योंकि आई आरएमएस होता है अंडर रूट में मीन स्क्वायर, तो मीन ऑफ स्क्वायर, तो आप एवरेज ही ले रहे हैं लेकिन किस फंक्शन का, स्क्वायर का। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आई नॉट बाई रूट 2 0.707 आई नॉट हाफ साइकिल के लिए, और नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए भी हमारे पास यही होता है। फॉर पॉजिटिव हाफ एंड नेगेटिव हाफ दोनों के लिए हमारे पास, और फुल के लिए ये हमेशा आई नॉट बाय रूट 2 ही हमारे पास रहता है। तो बेसिकली हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट भी पूरे साइकिल में काम करता है, तो हम लोग आरएमएस वैल्यू को अपना इफेक्टिव वैल्यू बेसिकली लेते हैं। अब बात यह है कि आपका जरूरी नहीं है कि फंक्शन आपका साइनोसाइडल जो आपके सीबीएसई में है वही हो या फिर ट्राइंगुलर हो, आपको कोई और फंक्शन भी दिया जा सकता है। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया था 2√t और बोला एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू फ्रॉम t to 4 सेकंड्स निकालना है, तो बेसिकली आपको फंक्शन दे दिया जाएगा। अगर फंक्शन नहीं दिया तो ग्राफ दिया है, ग्राफ से या तो आप इक्वेशन बना लीजिए फिर आप डाल दीजिए। तो अगर मेरे को एवरेज वैल्यू बेसिकली अगर कहीं ना कहीं चाहिए तो मैं
2 से 4 सेकेंड, इसी फंक्शन का 2√2 dt का 4 - 2 डिनोमिनेटर में वही फंक्शन का फॉर्मूला लगाया, इंटीग्रेट करके आप जवाब निकालेंगे। आई आरएमएस की बात हो तो अंडर रूट में 2 से 4 फंक्शन का स्क्वायर dt अपॉन 4 - 2 का जो भी वैल्यू आएगा आपका आंसर आ जाएगा। फिर हम लोगों ने यहां पर बात करी थी, ठीक है, ये टाउ है, टाउ का भाई साहब समझ नहीं पा रहे हैं, ये हर बार गलत करते हैं। हम लोगों ने डीके ऑफ आरएल सर्किट में भी हम लोगों ने एवरेज वैल्यू आरएमएस वैल्यू के बारे में बात करी थी। तो 0 से टाउ तक हमारे पास आई आरएमएस की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो आई आरएमएस अंडर रूट में 0 से 2, 0 से टाउ आपको इंटीग्रेट करना है, टाउ -0, ठीक है, और फंक्शन का स्क्वायर करना है तो आई नॉट का स्क्वायर -2t बाय टाउ, इसका आप इंटीग्रेशन करिएगा, आसानी से हो जाएगा, और जो भी फंक्शन आएगा जो भी रिजल्ट आएगा दैट विल बी आई आरएमएस, ठीक है। फिर हम लोगों ने a प्लस बी साइन ओमेगा, a कॉस ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, इस टाइप के फंक्शंस का भी हम लोगों ने, जैसे ये वाले फंक्शंस का भी हम लोगों ने बात करी थी। जरा यहां पर समझना, a प्लस बी साइन ओमेगा टी की अगर आपके पास कभी भी ऐसे फंक्शंस की एवरेज वैल्यू आए तो आपको, या आरएमएस वैल्यू आए तो आरएमएस वैल्यू में अंडर रूट में इसका पूरा a प्लस बी साइन ओमेगा टी का पूरे का आपको बेसिकली एवरेज करना था, राइट। तो आप ऐसे लिखिए और ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2ab कॉस ओमेगा टी। आपको इसका भी एवरेज लेना है, इसका भी एवरेज लेना है, और इसका भी आपको एवरेज लेना है। तो याद रखिए a स्क्वायर का तो यही रहेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी की, ठीक है। यहां पर कहीं ये चीज मिस हो रही है क्या, ठीक है, हमारे पास, चलिए मैं वहां पे लिख दूंगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू, यहां लिख लीजिएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की बात हो या फिर हमारे पास कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की बात हो, इनकी एवरेज वैल्यू हमेशा हमारे पास हाफ ही रहती है। अगर आपका साइन ओमेगा टी हो, हमारे पास कॉस ओमेगा टी हो हमारे पास, या कॉस 2 ओमेगा टी हो, साइन 2 ओमेगा टी हो, इनकी एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए 0 होती है, हाफ साइकिल के लिए 2/π हमारे पास बेसिकली होती है। तो यहां पर ये हाफ हो जाता है, ये साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 बेसिकली आ जाएगा। आपसे जनरली आरएमएस वैल्यू हमेशा फुल साइकिल के लिए ही निकलवाई जाएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए इस टाइप से आ जाता है तो आप ई आरएमएस अगर आपको चाहिए था, तो मैंने आपको एक और तरीका बताया था जो इंटरफेरेंस में हम लोगों ने 11th क्लास में करा था, इनका एक कंबाइंड फंक्शन बना लीजिए, ठीक है, और फिर उसकी एवरेज वैल्यू आरएमएस वैल्यू की बात कर लीजिए, या फिर अंडर रूट में इसका स्क्वायर पूरे फंक्शन का स्क्वायर, तो ये होता है E1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, E2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 E1 E2 साइन 2 के साथ लगा के हटा के साइन 2 ओमेगा टी। अगर आप देखें तो इसकी एवरेज वैल्यू में यहां पर हाफ आ जाएगा, इसकी एवरेज वैल्यू में कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू हाफ हो जाएगा, और साइन 2 ओमेगा टी के एवरेज वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। तो आपकी ई आरएमएस की वैल्यू यहां से आई। फिर हम लोगों ने सॉटूथ वाले फंक्शन का भी देखा था, यहां पर हमारे पास फंक्शन नहीं था। अब बात है कि ग्राफ दे रखा है तो मैं फंक्शन को बना सकता हूं y = mx + c। तो हमारे पास इक्वेशन आप निकाल लीजिए, v = आप स्लोप निकाल सकते हैं क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, tan थीटा से स्लोप निकाला, इंटरसेप्ट हमारे पास -v0 का आया, और इक्वेशन के हिसाब से हम लोगों ने जिस भी टाइम इंटरवल का दे रखा था हम लोगों ने इंटीग्रेट करके अपना जवाब बेसिकली बताया। तो बेसिकली हमारे पास यहां पर हमारे पास एवरेज और आरएमएस के ऊपर क्वेश्चंस काफी सारे आए हुए हैं। याद रखना I = a साइन ओमेगा टी की अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो a है, a प्लस बी साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो साइन ओमेगा टी या साइन थीटा अपनी मैक्सिमम वैल्यू 1 रख सकता है, तो ये a प्लस बी हमारे पास बेसिकली हो सकती है, ठीक है। हमारे पास a साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, इस टाइप का फंक्शन जब होता था तो याद करो इनके बीच में फेज डिफरेंस π/2 का होता था। अगर मैं इसका एक कंबाइंड फंक्शन बनाऊंगा तो हमारे पास अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस -5 कुछ ऐसा आपका बनेगा, क्योंकि यहां पर इसके बीच में और इसके बीच में π/2 का फेस है तो आप जोड़ सकते थे। तो इनका मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा, a साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास a ही रहेगी, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। तो ये हमारे पास था। तो अब जरा देखना I0 साइन ओमेगा टी जो हमारे सीबीएसई वाले फंक्शन है, इनकी अगर मैं एवरेज वैल्यू की बात करूं तो 0 है, पीक वैल्यू I0 है, आरएमएस वैल्यू I0/√2 है हमारे पास, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। अगर हमारे पास यहां पर I0 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, I0/2 साइन 2 ओमेगा टी अगर हमारे पास आ गया तो जरा देखना एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी 0 हो जाएगा,
इसकी अगर आप आरएमएस वैल्यू की बात करेंगे तो 1/√2 इस साइन की वजह से 1/√2 और आ जाएगा, तो I0/2√2 और इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा बन जाएगी। अगर मेरे पास I0 sin ओमेगा टी और I0 cos ओमेगा टी है, तो अगर हम लोग यहां पर इसकी एवरेज वैल्यू की बात करें तो अगर आप देखेंगे तो sin ओमेगा टी का एवरेज 0, cos ओमेगा टी का एवरेज 0, ओवरऑल 0। और अगर हम लोग इन दोनों को जोड़ लें इस फंक्शन के हिसाब से तो √2 I0 हमारे पास बेसिकली पीक वैल्यू हो जाएगी। और आरएमएस वैल्यू की बात करोगे तो ये I0/√2 और I0/√2 हमारे पास बेसिकली आएगा इस टाइप से। अगर आप देखें अंडर रूट में I0² sin² ओमेगा टी, फिर I0² cos² ओमेगा टी, और वो वाले का तो 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 1/2 और 1/2 देगा, तो हमारे पास I0 बन जाएगा और रूट ऑफ I0 का स्क्वायर दैट इज I0। ठीक है, तो हमारे पास इस टाइप से आपके कोई भी फंक्शंस की आरएमएस या एवरेज वैल्यू पूछी जा सकती है। फिर इसके बाद हम लोग फेजर्स डायग्राम में आए थे, तो याद रखना कि हमारे पास कोई भी करंट, क्योंकि सारी चीजें साइनोसाइडल चलनी है, तो I = sin ओमेगा टी प्लस फाई अगर हमारे पास है तो इनिशियल फेज, ये जो फाई होता है दैट इज अवर इनिशियल फेज, ये समय के साथ चेंज नहीं करता। जब आप टी की वैल्यू 0 डालते हैं तो करंट या वोल्टेज यहां से बढ़ना स्टार्ट करता है। ठीक है, ये पूरा जो है ओमेगा टी प्लस फाई दैट विल गिव यू इंस्टेंटेनियस फेज, ये समय के साथ वेरी करेगा। जब आप टी की वैल्यू डालेंगे तो साइन के अंदर ये पूरा फंक्शन उस करंट या वोल्टेज के बारे में बताएगा, तो ये इंस्टेंटेनियस फेज होता है। फेज डिवाइड बोथ वैल्यू एंड साइन, ये हमारे पास जो फेज है वो वैल्यू और साइन दोनों ही बताता है। इस पूरे की जो यूनिट होती है दैट इज रेडियंस। अब बात आती है यहां पर फेज डिफरेंस के बारे में। हमारे पास एक कंसेप्ट होता है लैगिंग एंड लीडिंग। लीडिंग मतलब जो आगे चल रहा हो, लैगिंग मतलब जो पीछे हमारे पास चल रहा हो। तो जरा ये देखना, अगर मेरे पास वोल्टेज V = V0 sin ओमेगा टी प्लस ∅1 है और करंट I = I0 sin ओमेगा टी प्लस ∅2 है, फेज डिफरेंस बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस है। I विद रिस्पेक्ट टू V अगर हमें करना है, I का विद रिस्पेक्ट टू V तो मींस दिस माइनस दिस आप करेंगे तो ∅2 - ∅1 मिलेगा। फेज डिफरेंस ऑफ V विद रिस्पेक्ट टू I तो ∅1 - ∅2 आपको बेसिकली मिलेगा। V लीड्स I, जरा लीडिंग और लैगिंग के कंसेप्ट को मैंने बताया था। अगर आपको ग्राफिकली इस चीज को समझना है, जो भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहले आ गया वो लीड कर रहा है। तो जैसे देखना कि अगर हमारे पास ये वाला ग्राफ वोल्टेज का है तो आप देखो तो ये साइनोसाइडल फंक्शन है V0 sin ओमेगा टी। जो करंट है वो बाद में, वो करंट जो है वो बाद में अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर आया है, तो मतलब ये लैग कर रहा है, तो लैग में आपने -5 बेसिकली यहां पर लगा दिया। अगर आप देखें तो यहां पर वोल्टेज हमारे पास ये सॉलिड लाइन वाला वोल्टेज है V0 sin ओमेगा टी रखा, करंट की मैक्सिमम वैल्यू यहां पर पहले आ रही है और वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू बाद में आ रही है, मींस करंट लीड कर रहा है, तो आपने यहां पर 5 ऐड कर दिया। ठीक है, तो लीडिंग में हमारे पास प्लस हो जाएगा, लैगिंग में हमारे पास माइनस हो जाएगा। और मैंने शिफ्टिंग के केसेस से भी आपको क्लास में बेसिकली बताया है। V लीड्स I और I लैग्स V, बात एक ही है। V रीचेज मैक्सिमम बिफोर I, तो अगर मेरा V = V0 sin ओमेगा टी है तो वो वोल्टेज लीड कर रहा है तो करंट लैग कर रहा है, तो ये -5 से होगा। एंड इफ V = V0 sin ओमेगा टी प्लस 5 है तो हमारे पास पहले चल रहा है, 5 से लैग कर रहा है, तो ये 5 आपने हटा दिया। V लैग्स I और I लीड्स V, मतलब करंट वोल्टेज से पहले चल रहा है, तो अगर आपका वोल्टेज ये है तो करंट में +5 हो जाएगा, और अगर ये पहले से ही माइनस है तो करंट हमारे पास ये हो जाएगा। फेजर्स में, फेजर्स आर दी रोटेटिंग वेक्टर्स जिनके प्रोजेक्शन ऑन दी एक्सिस आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यूज आपको रिप्रेजेंट कर देती हैं। ठीक है, तो अगर आप यहां पर देखें तो ये हमारे पास दोनों ही इस सेंस में रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, दोनों ही हमारे पास इस सेंस में रोटेट कर रहे हैं। तो पहले वाले केस की अगर मैं बात करूं तो करंट आगे चल रहा है तो I लीड्स वोल्टेज। ठीक है, I लीड्स वोल्टेज। आप ध्यान से देखें, जब ये करंट यहां पर आया होगा तो वोल्टेज यहां कहीं होगा, ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहले आ चुका है, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, I लीड्स वोल्टेज। और अगर आप इसके सेंस की बात करेंगे तो करंट हमारे पास यहां है और वोल्टेज हमारे पास यहां है, तो यहां पर भी करंट लीड्स वोल्टेज बेसिकली आ रहा है। करंट लीड्स वोल्टेज आपका यहां पर भी आ रहा है, तो जो भी हमारे पास मैक्सिमम पे पहले आ जाएगा वो हमारे पास लीड करेगा। अब बात आती है हमारे पास, इसमें हम लोगों ने बहुत सारे सर्किट्स पढ़े थे, तो टेबुलर फॉर्म है जिससे आप सारी चीजों को रिकॉल कर पाए। ठीक है, जरा ये समझना, आर सर्किट में याद करो कि हमारे पास, अगर मैं इनके फेजर की बात करूं तो करंट और वोल्टेज, ध्यान से समझना,
करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, इनके बीच में फेज डिफरेंस 0 है। मींस अगर आप इसको V नॉट साइन ओमेगा टी कह रहे हो तो करंट भी I नॉट, क्योंकि ये दोनों एक साथ बढ़ेंगे तो ये भी I नॉट साइन ओमेगा टी हमारे पास बेसिकली होगा। अब जरा देखना कि हमारे पास जो पीक करंट होता है दैट इज V नॉट, पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज V नॉट डिवाइडेड बाय R होता है। इंपीडेंस की बात करोगे मतलब सर्किट में कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है दैट इज R V नॉट बाय I नॉट, और हमारे पास ये वही वाली बात है। और Z का फ्रीक्वेंसी से इंपीडेंस का, क्योंकि फ्रीक्वेंसी से आगे चल के हमारे पास वेरिएशन आते हैं, रेजिस्टेंस का फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है, तो Z का अगर आप फ्रीक्वेंसी से वेरिएशन की बात करेंगे तो कुछ नहीं आएगा। फिर हम लोगों ने प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात करी थी। प्योर इंडक्टिव सर्किट वो सर्किट था जहां पर रेजिस्टेंस आपका नहीं है, ठीक है, एक ऐसी वायर से बनाया जिसका रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ कॉइलिंग अप है। तो याद रखना कि इंडक्टर हमारे पास घमंडी था, ये वोल्टेज पहले जनरेट कर लेता है, करंट बाद में आता है। तो हमारे पास अगर आप देखें तो वोल्टेज लीड करंट बाय अ फेज ऑफ π/2, वोल्टेज आगे चलता है, करंट पीछे चलता है, और इनके बीच का एंगल हमारे पास π/2 होता है। अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो ये हमारे पास आ गया, अगर वोल्टेज को मैं ऐसे लिख रहा हूं तो करंट पीछे चल रहा है, -π/2 हो गया। जो इसका पीक करंट होता है दैट इज इक्वल टू V नॉट बाय XL, आप हम लोग देखते थे तो ये हमारे पास इसका डेरिवेशन हमने क्लास में करा था, ध्यान से कर लेना। XL इज इक्वल टू ओमेगा L, यही इसका इंपेडेंस बेसिकली हमारे पास होता है, और इसको हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या कहते हैं? इंडक्टिव। XL को इंडक्टिव रिएक्टेंस, XC को कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अगर आप देखें तो ये फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो XL की वैल्यू फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली वेरी करती है। कैपेसिटर हमारे पास होता है लीचड़, ये सबसे पहले चार्ज स्टोर कर लेगा, बाद में वोल्टेज आएगा, मतलब पहले करंट बनवा लेगा सर्किट में और वोल्टेज धीरे धीरे डेवलप होगा। तो बेसिकली अगर आप बात करें तो यहां पर आप लिख सकते हैं वोल्टेज लैग्स करंट, करंट पहले चलता है बाय दी फेज ऑफ π/2। तो अगर आप वोल्टेज को V नॉट साइन ओमेगा टी अप्लाई कर रहे हैं तो करंट उससे आगे चल रहा होगा, तो प्लस π/2 हमारे पास रहेगा। इसका जो रिएक्टेंस है इंडिविजुअल कैपेसिटर का, समझना रिएक्टेंस क्या होता है, इट इज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द एलिमेंट इन एसी सर्किट, वो होता है 1/ωc, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा हमारे पास होता है, इसलिए हाइपरबोलिक ग्राफ हमारे पास आता है। फिर हम लोगों ने इनके कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के बारे में बात करी थी, RL, RC एंड LC। जब भी हमारे पास सबसे पहले आपको सोर्स देखना है कि अगर आपका सोर्स यहां पर एसी सोर्स है तो समझ जाना आपको कभी भी वोल्टेजेस को जोड़ना है या करंट को जोड़ना है, हमेशा फेजर से जोड़ना है। ये एक स्टेटमेंट है जो कई क्वेश्चन आपके करवाएगा। तो अगर RL सर्किट है तो दोनों में, सीरीज सर्किट में दोनों में हमारे पास करंट सेम होगा, तो करंट एक जगह बनाया। वोल्टेज, रेजिस्टेंस का वोल्टेज इधर होता है, इंडक्टर का वोल्टेज लीड करता है, तो आपका नेट वोल्टेज बेसिकली हमारे पास ये आएगा। तो अगर आप देखें तो नेट वोल्टेज VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर हमारे पास। यहां पर वोल्टेज लीड करता है करंट को, क्योंकि करंट आपका इस डायरेक्शन में है, कोई एंगल फाई पर π/2 नहीं होता, और ये 0 से π/2 के बीच में हमारे पास रहता है, ठीक है। अगर मैं नेट इंपीडेंस की बात करूं तो R स्क्वायर, इसका जो नेट इंपीडेंस आएगा R स्क्वायर प्लस XL का होल स्क्वायर, और जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, देखो R तो कांस्टेंट है, जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो हमारे पास Z बेसिकली बढ़ता रहता है। और बहुत लो फ्रीक्वेंसी, ओमेगा की वैल्यू अगर बहुत कम है तो ये R की वैल्यू की अप्रोच हमारे पास करता है, क्योंकि XL 0 की तरफ टेंड हमारे पास करेगा। अब बात आता है RC सर्किट में। RC सर्किट में हमारे पास करंट दोनों में सीरीज में है, तो करंट हमारे पास सेम यहां पर हो गया। हमारे पास वोल्टेज VR इधर ही होगा, इसका वोल्टेज पीछे होगा, तो नेट वोल्टेज आपका इधर आएगा। अभी भी अगर आप जोड़ों को जोड़ेंगे तो VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर हमारे पास आया था, यहीं से आपने Z निकाला था, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर। और अगर आप देखें तो यहां पर वोल्टेज कहीं ना कहीं लैग कर रहा है करंट से, बट π/2 का फेज नहीं है, हमारे पास ये एंगल फाई होता है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पावर फैक्टर में ये यूज होंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये आया। और अगर आप देखें XC की वैल्यू 1/ωc, अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो हमारे पास क्या होगा, वैल्यू घटती हुई चली जाएगी। तो ओमेगा की वैल्यू अगर आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है तो ये इन्फिनाइट टेंड करता है, और जैसे जैसे आप ओमेगा बढ़ाएंगे ये घटते 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 R की तरफ अप्रोच करेगा। तो ये ग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है LC ऑसिलेशंस, LC सर्किट इन AC।
तो ये वाली चीज आपके सीबीएसई में थ्योरी में नहीं होती, लेकिन बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप इन दोनों को सीरीज सर्किट में बात कर रहे हैं तो करंट आपने यहां पर लगा दिया है, वीएल इधर है, वीसी इधर है। क्यों? क्योंकि इंडक्टर में वोल्टेज लीड करेगा, इसमें कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करेगा। तो जो नेट वोल्टेज होगा दैट विल बी वीएल माइनस वीसी अगर वीएल बड़ा है, और वीसी माइनस वीएल अगर वीसी बड़ा है। तो करंट और जो भी वोल्टेज आएगा या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा, उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो हमेशा आपका पाई बाय 2 का रहेगा। तो लीड और लैग कुछ भी हो सकता है, पाई बाय 2 का रहेगा। नेट इंपीडेंस की बात करें तो एक्सएल माइनस एक्सी हमारे पास होगा। और इस वाले सर्किट में अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप फ्रीक्वेंसी एक साइड से बढ़ाएंगे तो ओमेगा एल बढ़ेगा और हमारे पास ओमेगा सी घटेगा। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर जेड मिनिमम हो जाता है, दैट विल बी 0 एंड दैट फ्रीक्वेंसी विल बी 1/√में एलसी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। हमारे पास इस टाइप का Z मिनिमम, इस केस में Z विल टेंड टू 0। अगर आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो आपकी होती थी 1/√LC लगा देंगे तो हमारे पास ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, Z 0 हो जाएगा। लेकिन रेजोनेंस में अलग चीज होती थी, R भी हमारे पास सर्किट में बेसिकली होता था। तो जरा यहां पर हम लोग बात करेंगे LCR सर्किट। अब तीनों के कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। इनका सीरीज कॉम्बिनेशन आपके सीबीएसई में है, लेकिन हम लोगों ने पैरेलल कॉम्बिनेशन भी अपने करे हैं कंपटीशन के लिए, क्योंकि कोई खतरनाक चीज नहीं है। हमारा सिंपल सा कंसेप्ट, सीरीज में करंट सेम होता है, वोल्टेज में पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। वही लॉजिक आपको फेजर्स में यहां पर लगाने हैं, नथिंग इज डिफरेंट, राइट। तो अगर हम लोग इस वाले की बात करें तो आपसे फेजर डायग्राम पूछा जाए तो सभी का करंट सेम है, रेजिस्टेंस का वोल्टेज इधर होगा, इंडक्टर का लीड करेगा, कैपेसिटर का लैग करेगा। तो हमारे पास VL और VC आया। अगर VL इज ग्रेटर देन VC है तो आपका नेट वोल्टेज VL माइनस VC और VR का, इन दोनों का कॉम्बिनेशन नेट वोल्टेज बनाएगा। अगर VC इज ग्रेटर देन VL है तो नेट वोल्टेज हमारे पास कहीं ना कहीं यहां बनेगा। तो इन दोनों केस में हमारे पास फाई एंगल बेसिकली यहां पर आएगा। नेट इंपीडेंस जो आता है अंडर रूट में R² प्लस XL माइनस XC का बेसिकली होल स्क्वायर हमारे पास आता है। और tan phi परपेंडिकुलर ओवर बेस करेंगे तो XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R आपका tan phi बेसिकली आएगा। तो आप इंपीडेंस ट्रायंगल बेसिकली बना सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है पैरेलल सर्किट में। पैरेलल सर्किट में सभी का वोल्टेज सेम है, ध्यान समझना। रेजिस्टेंस का करंट सेम फेज में होता है, इंडक्टर का लैग करता है क्योंकि हमारे पास वोल्टेज पहले आता है। तो IL आप देखेंगे इधर है, कैपेसिटर का लीड करता है, IC हमारे पास इधर है। ये सारी चीजें अब आप करंट के लिए करेंगे जो यहां पर कर रहे थे। अगर IC इज ग्रेटर देन IL है तो नेट करंट आपका इधर हो जाएगा, IC माइनस IL इधर हो जाएगा, IR इधर हो जाएगा, नेट करंट आप इधर बनाते। ठीक है, और नेट करंट जैसे आप बनाएंगे और Z की वैल्यू निकालेंगे तो एक फॉर्मूला बनता है 1/√में 1/R², सब कुछ इनवर्स चलता जा रहा है, 1/√में 1/R² प्लस 1/XC माइनस 1/XL का होल स्क्वायर। ठीक है, ऑल्दो आपके सिलेबस में इस फॉर्मूला नहीं है, लेकिन फिर भी इस केस का रेजोनेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। हमारे पास सिलेबस में रेजोनेंस का क्वेश्चन है और वो सीरीज LCR सर्किट का बहुत ज्यादा है। ठीक है, ध्यान समझना, रेजोनेंस एक ऐसी कंडीशन है, ध्यान समझना, रेजोनेंस एक ऐसी कंडीशन है जब बाहर सोर्स की फ्रीक्वेंसी और हमारे पास कंपोनेंट की फ्रीक्वेंसी RLC सर्किट की फ्रीक्वेंसी जब मैच हो जाती है, इस समय क्या क्या चीजें होती हैं, करंट आपका मैक्सिमम हो जाता है, नेट इंपीडेंस नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट मिनिमम हो जाता है R के बराबर, XL और XC बराबर हो जाते थे। मतलब हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, जब ये VL और VC हमारे पास बराबर हो जाएंगे तो दैट इज अवर रेजोनेंस। सारा का सारा वोल्टेज रेजिस्टेंस को मिल जाएगा, करंट मैक्सिमम हो जाएगा, दैट विल बी IRMS बाय VRMS बाय R, दैट विल बी द मैक्सिमम करंट जो सर्किट में फ्लो कर रहा होगा। ये सारी चीजें, तो XL इक्वल टू XC, VL इक्वल टू VC, ये सारे टर्म्स क्वेश्चन में यूज होते हैं। वोल्टेज एंड करंट इन सेम फेज, Z मिनिमम R के बराबर हो जाता है। I मैक्स की बात करें जो सर्किट में है दैट इज VRMS डिवाइडेड बाय R बेसिकली होता है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जब आप XL इक्वल टू XC करते हैं 1/√में में LC आता है। क्वालिटी वेक्टर जरा Z का ग्राफ देखें तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर हमारे पास Z की वैल्यू मिनिमम हो जाती है और करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। हमारे पास मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो अपनी मैक्सिमम पावर के आधे तक ही फंक्शन कर पाता है। तो जब पावर मैक्सिमम का आधा हो रहा है तो करंट बेसिकली 1/√2 होएगा। क्यों? क्योंकि करंट का पावर का फॉर्मूला होता है I²R। जब मैं I को I/√2 रखूंगा तभी पावर 1/2 टाइम्स होगी। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि बैंडविड्थ क्या होता है, दीज आर द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ध्यान समझना, दीज आर द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज इन विच हमारे पास इन विच द करंट इन द सर्किट इज मोर देन 1/√2
1/√2 ऑफ मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। ठीक है, सर्किट के अंदर जो मैक्सिमम करंट है उसमें 1/√2 से ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है, तो ऐसी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को हम लोग क्या कहते हैं, बैंडविड्थ। मतलब ये रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज कॉल्ड बैंडविड्थ। तो BW से हम लोग डिनोट करते हैं। तो बैंडविड्थ की वैल्यू हमारे पास R/L आती है, तो इसको हमारे पास VC है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस एट रेजोनेंस अपॉन वोल्टेज एट वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एट रेजोनेंस अपॉन वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, या एनर्जी स्टोर बाय एनर्जी लॉस्ट के फॉर्मूले से R/L का फॉर्मूला हमारे पास आता है। अगर मैं यहां पर बात करूं तो हमारे पास क्वालिटी फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो क्वालिटी फैक्टर हमारे पास क्या होता है। ठीक है, ओहो, बैंडविड्थ का फॉर्मूला इन्होंने, ये बैंडविड्थ का नहीं, ये चीजें यहां की, ये क्वालिटी फैक्टर का याद रखना, ये आपका क्वालिटी फैक्टर के फॉर्मूले। ठीक है, बैंडविड्थ का फॉर्मूला ये है। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर हमारे पास क्या होता है, द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। बेसिकली जितना भी रेजोनेटिंग कर्व हमारे पास जितना शार्प होगा उतना ही ज्यादा उसका क्वालिटी फैक्टर, उतनी ही क्रिस्प आवाज वहां पर आएगी। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर 1/R में L/C होता है। इसको आप कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एट रेजोनेंस, रेजोनेंस के समय जो वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस है, अपॉन वोल्टेज ऑफ रजिस्टर, या वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एट रेजोनेंस अपॉन वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, एनर्जी स्टोर्ड बाय एनर्जी लॉस्ट, या XL एट रेजोनेंस बाय R, XC एट रेजोनेंस बाय R, वहां से आपका ये फॉर्मूला बेसिकली आता है। और हमारे पास जिसका बैंडविड्थ ज्यादा होता है उसकी सिलेक्टिविटी बेसिकली कम होती है। तो याद रख लेना कि हमारे पास सिलेक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ। ठीक है, ये हम लोगों ने बात करी थी। अब बात आती है पावर इन एसी सर्किट। हमारे पास वोल्टेज और करंट सेम फेज में नहीं होते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट में ऑल द टाइम, राइट। तो हमारे पास अगर VRMS है और IRMS है तो करंट को आप रिजॉल्व करेंगे तो यहां पर आएगा IRMS cos phi, एक ऐसा करंट का कंपोनेंट जो पावर जनरेट करता है, दैट इज कॉल्ड वॉटफुल करंट, और एक ऐसा कंपोनेंट IRMS sin phi जो हमारे पास पावर जनरेट नहीं करता है, दैट इज कॉल्ड वॉटलेस करंट। तो कई बार वॉटलेस करंट के वैल्यूज भी आपसे पूछी गई हैं। तो पावर फैक्टर ये फाई आपका कहां से है, ये इंपेडेंस ट्रायंगल से ही याद रखना। पावर फैक्टर cos phi हमारे पास बेसिकली होता है। तो वॉटलेस करंट होता है IRMS sin phi, वॉटफुल करंट होता है IRMS cos phi। और पावर अगर आपको बोला जाएगा एवरेज पावर कितनी है तो समझ जाना VRMS IRMS इंटू cos phi आपको बेसिकली करना है। अच्छा, जो रेजोनेंस की हमारे पास बात आ रही थी, याद रखना इस फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से अगर आप कम फ्रीक्वेंसीज की बात करोगे तो ये कैपेसिटर डोमिनेंट होता है, और हायर फ्रीक्वेंसी में XL XC से बड़ा हो जाएगा तो ये इंडक्टिव डोमिनेंट सर्किट भी होता है। ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं एक पैरेलल सर्किट में, पैरेलल LCR में रेजोनेंस की बात करूं, जैसे यहां पर इंपेडेंस सबसे कम हो रहा है, यहां पर पैरेलल में इंपेडेंस सबसे ज्यादा हो जाता है, यहां पर करंट मैक्सिमाइज हो रहा है, यहां पर करंट मिनिमाइज हमारे पास हो जाता है। अगर XL और XC बराबर हुए तो हमारे पास ये दोनों हमारे पास 0 हुए, डिनोमिनेटर मिनिमम हो गया, डिनोमिनेटर मिनिमम होते ही Z मैक्सिमम हो जाएगा, रहेगा तो हमारे पास अगर देखोगे तो R की वैल्यू, लेकिन वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमारे पास सर्किट में फ्लो कराएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा, करंट हमारे पास मिनिमम बेसिकली हो जाता है। तो जो पैरेलल LCR सर्किट है दिस इज कॉल्ड रिजेक्टर सर्किट, और जो सीरीज LCR सर्किट एट रेजोनेंस इज कॉल्ड दी एक्सेप्टर सर्किट। ओके, तो हमारे पास पावर की बात कर रहे थे तो वही है, पावर VI है तो VRMS IRMS cos phi। ठीक है, वर्चुअल पावर, ये पीक पावर, ये सारी जरूरत नहीं है, आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। वॉटलेस एंड हमारे पास वॉटफुल करंट के बारे में ध्यान रखना है। हमारे पास एवरेज पावर का ही ERMS IRMS, प्लीज आप गलती मत कर देना पीक वैल्यू रखने की। ठीक है, तो ये RMS पावर इंटू cos phi हमारे पास होता है। अगर आप इसको ये लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए कि ये हो जाएगा E0 I0 by 2 इंटू cos phi। ठीक है, अगर आप पीक वैल्यूज के टर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, पावर फैक्टर याद रखना, फ्रॉम इंपेडेंस ट्राइंगल आपको cos phi की वैल्यू निकालनी है। हमने क्लास में पूरा एक टेबल बनाया था, उसको ध्यान से रिकॉल करना है इंपेडेंस ट्राइंगल से, क्योंकि आपने
फाई क्या था? फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। वो आपको कहां से पता लगता है? फेजर डायग्राम से, तो वहीं से आपको कॉस फाई की वैल्यू भी मिलेंगी। फिर इसके बाद हम लोग ट्रांसफार्मर में आए थे। ट्रांसफार्मर हमारे पास क्या काम करता है कि एक ऑल्टरनेटिंग करंट के वोल्टेज को या तो बढ़ा के या तो डिक्रीज करके सप्लाई करता है सेकेंडरी साइड में। तो ट्रांसफार्मर का काम हमारे पास हाई एक वोल्टेज को या तो अबव या तो बिलो ट्रांसफॉर्म करने का बेसिकली काम होता है। अगर मैं इसके इंस्ट्रूमेंट की बात करूं तो हमारे पास एक इनपुट साइड होता है और यहां पे प्राइमरी नंबर ऑफ कॉइल्स होती है, एनपी आर द नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स, और फिर यहां पर लैमिनेटेड कोर होता है। इनके सबके रीजन मैंने आपको सिमुलेशन से भी दिखाए थे, तो याद रखना कि यहां पर लैमिनेटेड आयरन कोर रखा जाता है। आयरन का यूज इसलिए है क्योंकि उसकी हमारे पास परमेबिलिटी ज्यादा होती है, रिलेटिव परमेबिलिटी, और वो एक सॉफ्ट मैग्नेट भी होता है, तो हिस्टेरेसिस लॉस कम करता है और ऊपर से कोशिश करता है, फेरोमैग्नेटिक होने की वजह से कोशिश करता है ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हमारे पास दोनों कॉइल्स के बीच में इंटरलिंक्ड रहें। पहली बात इसका, अगर मैं पूरे ट्रांसफार्मर का मेन कंसेप्ट की बात करी जाए तो म्यूचुअल इंडक्शन ही मेन कंसेप्ट है। हमारे पास इस कॉइल में फ्लक्स को चेंज कराया जाता है, तो ये दूसरे के साथ लिंक्ड है, तो इसमें भी फ्लक्स का चेंज होता है, और नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से हम लोग आउटपुट की पावर को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमारे पास होता है। तो इसकी वर्किंग में आपको क्या करना है कि हमारे पास एक प्राइमरी साइड है, एनपी इज द नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स, एनएस इज द नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स। आप एक टर्न का जो फ्लक्स है उसको आप फाई ले लीजिए, तो यहां पर टोटल फ्लक्स हो जाएगा एनपी इंटू फाई, एनएस इंटू फाई। अगर आप इनको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास यहां पर डिफरेंशिएट करते ही यहां का ईएमएफ आएगा एनपी इंटू डी फाई बाई डी टी, एनएस इंटू डी फाई बाई डी टी। दोनों का रेशियो अगर आप लेंगे तो ई प्राइमरी बाई ई सेकेंडरी इज इक्वल टू एनपी बाई एनएस। ये हमेशा वैलिड है, भले ही 100% एफिशिएंट हो या फिर ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोग टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर की बात करें तो दो टाइप के ट्रांसफार्मर हमारे पास आए थे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आपका आउटपुट वोल्टेज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इनपुट, तो वो स्टेप अप हो गया, और स्टेप डाउन में आउटपुट वोल्टेज कम होता है। याद रखना अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ टर्न्स भी यहां पर ज्यादा होने चाहिए। तो हमारे पास स्टेप अप के केस में ES इज ग्रेटर देन EP, NS इज ग्रेटर देन NP, और ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट है तब आप ये वाला फॉर्मूला EP बाई ES, NP बाई NS इक्वल टू IS बाई IP का रिलेशन रखेंगे, क्योंकि जैसे आप पावर, इनपुट पावर और आउटपुट पावर को रिलेट करेंगे, EP बाई ES, IS बाई IP उल्टा रेशियो आता है, तब ये वैलिड है। कई बच्चे क्या करते हैं कि ये वाला जो वैलिड रिलेशन है ये हमेशा लगा देते हैं, भले ही वो 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर हो भी ना। जेई में कई बार क्वेश्चन आए हैं हमारे पास जिसमें एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर का नाम लिया जाता है और बच्चे उसमें ये रिलेशन यूज कर देते हैं। बिल्कुल मत करना। आपका जो ये रिलेशन है बेटा, ये फ्लक्स लिंकेज के हिसाब से आया था, ये हमेशा वैलिड है, भले ही आइडियल हो या फिर रियल ट्रांसफार्मर हो। लेकिन आपका जो ये वाला रिलेशन है EP बाई ES इक्वल टू NP बाई NS इक्वल टू IS बाई IP, दैट इज ओनली वैलिड फॉर हमारे पास 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप में जब वोल्टेज बढ़ता है, पावर सेम होने के लिए करंट को घटना पड़ेगा, तो प्राइमरी साइड में हमारे पास ये प्राइमरी साइड में करंट हमारे पास ज्यादा होगा, नहीं, हाँ, सेकेंडरी साइड में वोल्टेज बढ़ रहा है तो सेकेंडरी साइड का करंट हमारे पास बेसिकली कम हो जाएगा। स्टेप डाउन में हमारे पास प्राइमरी जो स्टेप डाउन में सेकेंडरी साइड का वोल्टेज कम होगा तो नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी साइड के कम होंगे, करंट ज्यादा होगा। इफ नॉट 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर, आप ये रिलेशन EP बाई ES इक्वल टू NP बाई NS का रेशियो यूज करेंगे, करंट वाला पार्ट यूज नहीं करेंगे। अब बात आती है इसमें लॉसेस हमारे पास क्या है। ऑब्वियस सी बात है, डायग्राम को अगर आप देखें तो आपको ये सारे लॉसेस मिल जाएंगे, थ्योरी आप पढ़ सकते हैं। पहली बात, ये सारी वायर्स कॉपर की बनी हुई है। कॉपर एक गुड कंडक्टर है लेकिन 100% सुपर कंडक्टर नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है जब भी हमारे पास करंट जाएगा देयर विल बी हीट लॉसेस। तो हम लोग उसको कैसे संभाल सकते हैं, हम लोग मोटी वायर का यूज करें, क्योंकि जैसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो हीटिंग इफेक्ट हमारे पास कम हो जाएगा। फ्लक्स लीकेज के लॉसेस, क्योंकि अगर यहां पर जब हमारे पास करंट पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे पास बनती हैं, तो हमारे पास कोशिश ये करा जाए कि हमारे पास K की वैल्यू जो कपलिंग कांस्टेंट है वो 1 की तरफ पहुंचाया जाए। फ्लक्स लीकेज अकर्स इन द बोथ कॉइल ऑफ द शेल पार्ट, मतलब यहां से ही जो इनका शेल बनाया जा रहा है इसमें से ही कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन लूज करती हैं। तो इनके बीच का एक तो बेसिकली एयर गैप होने की वजह से होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, टाइटली वुंड कर दें सॉफ्ट आयरन कोर, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इसी में से जाना पसंद करेगी, तो लीकेज हम लोग कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आता है आयरन लॉसेस। आयरन आप यहां पे यूज कर रहे थे,
आपने इसको यूज क्यों किया? फ्लक्स लीकेज ना हो। लेकिन इसके खुद के भी ड्रॉबैक्स हैं। वो ड्रॉबैक्स क्या है हमारे पास? एक तो एडी करंट लॉसेस और दूसरा है हमारे पास यहाँ पे हिस्ट्रेसिस लॉसेस। क्योंकि आपको ही पता है आयरन इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जब इसमें से फ्लक्स बढ़ेगा घटेगा तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी घटेगी तो ये मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज होगा। एवरी साइकिल देयर विल बी एन एरिया इन द हिस्ट्रेसिस लूप, दैट मींस कहीं ना कहीं एनर्जी का लॉस होगा, तो ये हीट हमारे पास डिसिपेट करेगा। और दूसरी बात, हमारे पास जब फ्लक्स चेंज होता है तो यहां पर छोटे छोटे करंट बल्क में बनने स्टार्ट हो जाते हैं और जैसे वो बनते हैं तो वो हमारे पास हीट डिसिपेट करते हैं। दोज आर कॉल्ड एडी करंट लॉसेस। अब एडी करंट के लॉसेस को मिनिमाइज कैसे किया जाता है? उसके मिनिमाइज करने के लिए हम लोग लेमिनेटेड शीट लेते हैं, पतली पतली शीट लेते हैं। उससे क्या होगा? बल्क में छोटे छोटे लूप्स बनेंगे और छोटे छोटे लूप्स बनेंगे तो लॉसेस हमारे पास कम बेसिकली हो जाएंगे। ठीक है, तो एडी करंट के लॉसेस के बारे में मैंने बताया था कि अगर आप किसी वायर के फ्रेम को नहीं, ठीक है, एक मटेरियल को ही अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुल करते हैं, ठीक है, तो एक्चुअली में अगर आप देखें तो यहां पर क्रॉस कम होगा, क्रॉस हमारे पास कम होगा तो क्रॉस इंड्यूस होगा और क्रॉस इंड्यूस होने के लिए करंट बनेंगे। तो इसके अंदर छोटे छोटे हमारे पास ऐसे मटेरियल के बल्क के अंदर करंट बनने स्टार्ट हो जाते हैं और ये जो करंट होते हैं ये कहीं ना कहीं हमारे पास लॉस जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, लॉस जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बेसिकली दिस इज योर एडी करंट, ठीक है, जो मटेरियल के बल्क में बन रहा है। ठीक है, इनका एप्लीकेशन क्या है? फर्नेस में, ब्रेक्स में, कार स्पीडोमीटर, ये सारी चीजें। तो एक एप्लीकेशन मैंने क्लास में ही बताया था, अगर आप एक रोटेटिंग, मान लीजिए कि हमारे पास एक डिस्क है जो ओमेगा से रोटेट कर रही है, आपने यहाँ पे दो मैग्नेट्स को पास ले आए तो एन और एस जैसी पास लोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी। तो इस रीजन में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेसिकली होंगी और जैसे ही ये हमारे पास घूम रहा है तो एक साइड हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगा, एक रॉड, जरा देखो हमारे पास वेलोसिटी ये है और एल ये है, तो एल क्रॉस बी अगर आप करें तो ईएमएफ हमारे पास जनरेट होता था, राइट। तो हमारे पास, हाँ, ईएमएफ नहीं, जो ईएमएफ आएगा बीएलवी, राइट। तो वेलोसिटी अगर आप देखेंगे तो वेलोसिटी हमारे पास ये है और बी अंदर है ना, वेलोसिटी हमारे पास ये है, बी अंदर है, तो पॉजिटिव नीचे बनेगा और नेगेटिव बेसिकली ऊपर बनेगा। तो इसकी वजह से आप क्लास को वो देखना, बस इसमें आपको समझ आना चाहिए, आपके नोट्स में बस रिवाइज कराने के लिए है। तो एक करंट बेसिकली हमारे पास ऐसे बनने लगते हैं और इस रीजन में अगर करंट कैरिंग लूप्स हैं तो L क्रॉस B एक फोर्स लगेगा, फोर्स इधर लगेगा। तो जो ये आपकी डिस्क थी जो इस डायरेक्शन में घूम रही है, इस रीजन में इसके ऊपर एक फोर्स जनरेट होता है ऐसे, जो एंटी अपोजिट टॉर्क देता है और उसको रोकने की कोशिश करता है, तो ये रुक जाता है। फिर इसके में हम लोगों ने चोक कॉइल के बारे में भी बात करा था। चोक कॉइल हमारे पास बेसिकली क्या है, एक आप कह सकते हैं हमारे पास एसी सर्किट में वोल्टेज डिवाइडर का काम करता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक एसी सोर्स है 220 वोल्ट का और मैंने एक डिवाइस रखा या बल्ब रखा 100 वोल्ट का, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं जितना लगा रहा हूं वो इतना झेल नहीं पाएगा, तो ये फ्यूज कर जाएगा। इस केस में ये हमारा इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाएगा। तो मैंने कहा यार कि मेरे पास 100 वोल्ट ही झेल सकता है, तो मैं क्यों ना क्यों वोल्टेज को बांट दूं, जो भी मैं 220 दे रहा हूं 100 ये ले ले, दूसरा 120 कोई और ले ले। तो मैंने क्या करा, रेजिस्टेंस यहां पे रख दिया। रेजिस्टेंस ने वोल्टेज तो ले लिया, लेकिन पंगा क्या हुआ कि ये सर्किट में से एनर्जी को डिसिपेट कराने लग जाएगा। तो हमने कहा यार लॉस बढ़ा दिया हम लोगों ने, वोल्टेज तो बढ़ गया लेकिन यहां पर लॉसेस बढ़ गए। तो हमने क्या करा, एक यहां पर आपने एक इंडक्टर ले लिया और एक ऐसा इंडक्टर लिया जिसका वायर का रेजिस्टेंस 0 की तरफ टेंड कर रहा है। बहुत अच्छा मतलब कह सकते हो कंडक्टिंग इंडक्टर लिया। तो सर यहां पर भी ले लो, अगर मैं यहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू टेंडिंग टू 0 करूंगा तो इस पे वोल्टेज नहीं आएगा, वोल्टेज नहीं आया तो आपका जो पर्पस था वो फेल हो गया। तो मैंने कहा इंडक्टर में एक ऐसा इंडक्टर ले लो जिसका रेजिस्टेंस 0 है, तो मतलब हीट को तो खत्म कर देगा, लॉसेस नहीं होंगे, लेकिन इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। तो कुछ 100 इसके पास है, 120 इसके पास हो जाएगा। तो चोक कॉइल कहीं ना कहीं हमारे पास बेसिकली वोल्टेज डिवाइडर का काम कर जाता है एसी सर्किट में। फिर हमारे पास डैम्ड एलसी ऑसिलेशंस के बारे में या एलसी ऑसिलेशंस के बारे में हम लोगों ने बात करी थी, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास एलसी ऑसिलेशन क्या है कि अगर आप कभी भी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना इसको, ठीक है,
अगर मैं एक चार्ज्ड इंडक्टर की बात करूं या चार्ज्ड कैपेसिटर की बात करूं, कैपेसिटर में एनर्जी होती थी Q²/2C और इंडक्टर में एनर्जी होती थी हमारे पास हाफ Li²। जैसे आप इनमें से किसी को भी एक को चार्ज करके दूसरे के साथ जब कनेक्ट करते हो तो देयर इज एन ऑसिलेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन देम, और इनके बीच में करंट हमारे पास चार्ज ऑसिलेट करता है, उसकी वजह से करंट बनता है, एनर्जी भी पीरियोडिकली इनके बीच में ऑसिलेट करने लगती है। तो दिस इज कॉल्ड एलसी ऑसिलेशन। इसका अगर आप देखें तो मान लीजिए मैंने कैपेसिटर को प्लस क्यू और माइनस क्यू दे रखा है, तो इनिशियल एनर्जी Q²/2C है। किसी भी समय पर जब ये डिस्चार्ज होगा तो हाफ Li² और Q²/2C है। जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं आप देखते हैं कि ये बिल्कुल SHM की जैसी इक्वेशन बनती है। दैट मींस हमारे पास यहां पर एक एनर्जी का जो ऑसिलेशन है या चार्ज का ऑसिलेशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, ठीक है। तो जो आपका x = a sin ωt + phi होता था, वेलोसिटी a ओमेगा cos ωt हमारे पास इन्होंने cos के अंदर cos लिख दिया है, कॉट लिख दिया, बल्कि आधे बच्चे तो बेहोश हो जाए अभी, ठीक है, ωt + phi, ठीक है। और यहां पर होता था हमारे पास v = ω √a² - x²। यहां पे सारी चीजें जो x है वो q बन जाती हैं, क्योंकि ये हमारे पास अगर आप इनकी इक्वेशंस को देखेंगे तो x हमारे पास q बन जाएगा। वेलोसिटी dx/dt होता था, करंट dq/dt होता था, तो वेलोसिटी करंट बन जाता है। सारी चीजें वही हैं। जो हमारे पास ओमेगा आता है, अगर आप देखेंगे यहां पर जो ओमेगा इस इक्वेशन के हिसाब से देखेंगे तो 1/LC ओमेगा का स्क्वायर है, तो ओमेगा की वैल्यू 1/√LC आती है, जिसको आप 2π/T रख के टाइम पीरियड बेसिकली निकाल सकते हैं। पंगा क्या है, कुछ बच्चों को लगता है कि LC ऑसिलेशन और RLC सर्किट का ओमेगा सेम है। नहीं बेटा, दोनों चीजें अलग हैं। वो बता रहा है कि एक्सटर्नल सोर्स की फ्रीक्वेंसी या सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए जिससे करंट मैक्सिमाइज हो, और ये बता रहा है कि हमारे पास इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का ऑसिलेशन है उसका टाइम पीरियड बेसिकली क्या होगा। दोनों की चीज अलग है, ठीक है। तो हमारे पास अगर कैपेसिटर t = 0 पे, क्वेश्चन में अगर कैपेसिटर अनचार्ज्ड है तो याद रखना तो उसको sin ωt से रखेंगे, कैपेसिटर चार्ज है तो cos ωt से रखेंगे। मैक्सिमम करंट आपका Q ओमेगा होगा, ठीक है, और I = I0 sin ωt, और यूज फेजर और SHM एनालिसिस हम लोगों ने क्लास में ये बात करी है। इनके मैंने ग्राफ्स भी बनाए हैं, एक बार आप इस चीज को जरूर देखिएगा, क्लास में इनको एक्सप्लेन भी किया है। मेन था हम लोगों ने LCR, ये हमारे पास डैम्ड LC ऑसिलेशंस, क्योंकि रिसेंट ईयर्स में अगर आप जेईई मेंस में देखें तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आए हैं, बहुत प्यारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, अगर आप अपने 11th क्लास की एनालिसिस के हिसाब से देखें जो हम लोगों ने SHM में बात करी थी, ठीक है, कि हमारे पास अगर डैम्पिंग फोर्स है, ठीक है, F = BV, B is the damping coefficient and V is the velocity of the body at that time, तो हमारे पास SHM का एम्पलीट्यूड टाइम के साथ घटता हुआ चला जाता है। उसकी इक्वेशन आती है x = a0 या a e⁻ (bt/2m sin ω' + phi, ठीक है। आपको इस एम्पलीट्यूड को समझना है कि एम्पलीट्यूड टाइम के साथ हमारे पास घटता है। B आता है हमारे पास डैम्पिंग कोफिशिएंट से, M इज द मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो जरा यहां पर समझना, अगर हमारे पास एक LC सर्किट था उसमें रेजिस्टेंस डाल दें तो ये बेसिकली लॉस करेगा, और लॉस करेगा तो समय के साथ करंट हमारे पास डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, खत्म हो जाएगा, राइट। तो अगर हमारे पास जो टोटल एनर्जी थी हमने कैसे डिराइव किया था, हाफ Li² + Q²/2C। अगर आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो जो भी रेट ऑफ चेंज है वो रेजिस्टेंस में से लॉस होगा, I²R। अगर आप इसको रखेंगे, सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी। ये वाली इक्वेशन कैसे बनेगी, d² Q/dt², R/L dQ/dt Q/LC। और अगर आप SHM की एनालिसिस देखेंगे डैम्पिंग वाले डैम्प्ड SHM से, तो x की जगह पर आपका q आ रहा है, r की जगह पर b आ रहा है, l की जगह पर m आ रहा है, 1/LC की जगह पर हमारे पास अगर आप देखें k/m आ रहा है। तो ऑन कंपैरिजन x की जगह पर आपका q, b की जगह पर आपका r, m की जगह पर आपका l, 1/LC की जगह पर आपका k/m है, तो 1/c k को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो इक्वेशन थी आपकी वो हमारे पास एक डैम्प्ड ऑसिलेशन की यहां पर भी बन जाती है, ठीक है। ये इस टाइप से कर लेना, इन्होंने तो बिल्कुल वैसा बना दिया, ये ऐसे हमारे पास कम होते हुए चला जाएगा, ठीक है। और एक मैक्सिमम चार्ज, जरा देखो B की जगह पर आपका R आ गया,
m की जगह पर आपका l आ गया साइन ओमेगा डैश t प्लस फाइव, यहाँ पे k बाय एम बी स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर होता है, वही वैल्यू डाल दोगे तो आपका एक डैम्ड LC ऑसिलेशन का वैल्यू आ जाएगा। जितना ज्यादा आपकी l की वैल्यू होगी उतना रैपिड डिक्रीज होगा। ये जेईई मेंस का क्वेश्चन भी हमारे पास था, ठीक है। तो यहां पर आके हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर खत्म होता है। तो ये सारी चीजें मैंने आज थोड़ा सा टाइम ज्यादा लिया है, 52 मिनट्स हो गए, लेकिन मैंने धीरे धीरे बताई हैं सारी चीजें। आप रिकॉल करिएगा, बिना लेक्चर वो 7-8 लेक्चर देखे बिना आपका ये 52 मिनट बर्बाद है, ठीक है। तो प्लीज ये मत सोचना कि यहीं से करके आप पूरा चैप्टर समझ लोगे। आपको कुछ कुछ चीजें समझ आ भी जाएंगी क्योंकि स्कूल में कुछ पढ़ा है, कुछ यहां सुन लोगे तो यस, लेकिन दैट विल नॉट गिव यू स्ट्रेंथ, ठीक है। आपके वो क्वेश्चन नहीं करवाएगा, आपको उस लेक्चर्स को देखना है, पेशेंटली करना है, उसके बाद आप इसको टाइमली रिवाइज करते रहेंगे तो चैप्टर में जितनी भी मेन चीजें बताई थी एटलीस्ट आप उसको रिकॉल कर पाएंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।